क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे। आज उसके आगे चलते हैं। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे स्थान क्रम परीक्षण को। सीटिंग अरेंजमेंट का ही एक टॉपिक है स्थान क्रम परीक्षण, उसको हम लोग देखते हैं। उसको मैं ये आपको 5 क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एक पंक्ति है, कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है। लाइन में आपके कुछ लोग बैठे हैं, सपोज करो कुछ लोग हैं, आपको कितने भी लोग ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लाइन हॉरिजेंटल भी ले सकते थे, वर्टिकल भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज कर लो इनको मैं नाम देता हूँ ABCDEFGHIJKLM, कुछ इतने लोग हैं, ठीक है। ये आपकी पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, अब मैंने कल बताया था डायरेक्शन के बारे में कि आपका दायां दायां, आपका बायां बायां, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये बायां छोर है, ये बायां छोर है, ये दायां छोर है, ठीक है, ये दायां छोर है। अब अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक स्थान है ना, कोई भी एक इंसान है, ये आपका बायां छोर है, ये आपका दायां छोर है। मैं कहूँ कि F बाएं छोर से F की स्थिति को देखो, बाएं छोर से F की स्थिति बता दिया गया ना, बाएं छोर से F की स्थिति। तो 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे है। तो बाएं से 6th F की स्थिति बाएं से क्या है, 6th। हम लोग बाएं से F की जो स्थिति है उसको अगर X कहें, उसको हम लोग क्या कहें, X ना। आपको दिया रहता है कि बाएं से छठा है, सातवां है, तो हमने बाएं से इसकी स्थिति 6th है, तो वो क्या है, X हमने उसको मान लिया। X की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 6 होगी ना, बाएं से उसकी स्थिति। F की ही स्थिति दाएं से अगर हम लोग देखें, दाएं छोर से देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 F की स्थिति जो दाएं छोर से है, तो दाएं से 8th है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 F दाएं से 8वां है। दाएं से इसकी जो स्थिति है उसको हम लोग अगर Y कह लें तो Y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। अब बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई एक पंक्ति दी गई हो, कोई एक पंक्ति दी गई हो, चाहे वो आपकी हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो। जैसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते थे, अगर मैं ऐसे ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ऐसे ले लूँ, चलो यही ले लेता हूँ, ABCDEFGHIJ, ठीक है, K, ठीक है, L, सपोज करो ये M ले लिया हमने, ठीक है। तो ये नीचे सबसे है, ये आपका ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग अगर कहें कि ऊपर से F की स्थिति, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 6th पोजीशन पे है, ऊपर से 6th पोजीशन पे है। मान लिया ऊपर से जो पोजीशन इसकी X है ना, तो X की वैल्यू 6 होगी। और F की ही स्थिति अगर नीचे से हम लोग देखना चाहें, नीचे से किस स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका नीचे से 8th पोजीशन पे है। हम लोग मान लेते हैं कि वो Y है, नीचे से इसकी जो पोजीशन है वो Y है, Y 8 होगी, ठीक है। अब जब किसी भी पंक्ति में किसी एक स्थान की स्थिति दोनों छोर से दी गई हो, दाएं से भी बाएं से भी, या ऊपर से भी नीचे से भी, और फिर आपसे पूछा जाए कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल नंबर अगर पूछा जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो समझिए क्या होती है। आप अगर देखो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 लोग हैं। ये जो कुल 13 लोग हैं, देखो इनकी वैल्यू आई कैसे, देखो किसी एक निश्चित व्यक्ति की दोनों छोर से अगर स्थिति दी गई हो, जैसे F की स्थिति दाएं से और बाएं दोनों से दी गई है, तो बाएं से स्थिति इसकी 6 थी, दाएं से इसकी स्थिति 8 थी, लेकिन है कुल कितने लोग, 13 लोग हैं। है कुल कितने भाई, 13 लोग हैं। जबकि हमारा अगर दोनों बाएं दाएं से जोड़ रहे हो तो अच्छे 14 है, एक घटाना पड़ेगा इसमें से, तब 13 आएगा। अब देखो ये एक घटाना क्यों पड़ता है, देखो जब आप ये A से लेके M तक सभी व्यक्तियों को गिन रहे हो, तो ये F एक बार देखो बाएं से गिने, जब इसकी F स्थिति जो आप देखो 6 और 8 जब जोड़ रहे थे, तो 6 आगे से जाते समय और पीछे से आते समय दाएं से आके ये F स्थिति है, जो F की स्थिति है, इसको जब आप गिन रहे हो तो गिनती में तो F एक ही बार आएगा, लेकिन आपने बाएं और दाएं दोनों से जोड़ा तो F की स्थिति 2 बार आपने गिन ली, इसलिए आपको एक घटाना पड़ता है। तो दरअसल XT का जो फॉर्मूला बन जाएगा 8, ये 6 क्या है, बाएं से स्थिति, और वो हमने X ले रखी थी, दाएं से स्थिति Y ले रखी थी, -1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जब किसी एक पंक्ति में चाहे दाएं चाहे बाएं
चाहे ऊपर चाहे नीचे, अर्थात दोनों छोरों से स्थिति दी गई हो, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होती है x + y - 1, अर्थात दाएं से स्थिति प्लस बाएं से स्थिति -1, या ऊपर से स्थिति प्लस नीचे से स्थिति -1। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है और इससे सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया कि कैसे आता है, ठीक है। -1 क्यों करते ये भी समझा, क्योंकि जब दाएं बाएं दोनों तरफ से आप उस इंसान की स्थिति को देख रहे हो तो ये 2 बार कैलकुलेट कर ले रहे हो, जबकि एक ही बार आपको लेना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपको पर्सन बताना है। चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से लो एक ही बात है, चाहे दाएं से लो चाहे बाएं से लो एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूला यही बनेगा t = x + y - 1। इतनी बात समझ पा रहे हैं तो हम लोग शुरू के 2 क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखो आप अगर पहला क्वेश्चन देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आशीष को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां और बाएं से 15वां है तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल 50 लड़के हो जाए, ठीक है। एक व्यक्ति है आशीष और उसको लगता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाएं से और बाएं से उसकी स्थिति दे रखा है। देखो हमने क्या कहा था, जब किसी भी एक व्यक्ति की स्थिति दाएं और बाएं दोनों छोर से दी गई हो ना, मान लो ये दायां आपका छोर है और ये बायां छोर है, किसी एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों छोर से दी गई हो तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, t = x + y - 1, ये टोटल हो जाता है। तो कह रहा आशीष, मान लो आशीष कहीं है, यहाँ पे ये आशीष है, मान लो ए से लिख दिया हमने आशीष है, तो आशीष को लगता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वो पंक्ति में दाएं से 25वां है, दाएं से इसकी स्थिति क्या है भाई 25वां है, दाएं से स्थिति इसकी ये 25th है ना, 25th है। तो अगर हम लोग ये y की वैल्यू मान लें तो y की वैल्यू 25 हो गई। बाएं से 15वां, ये बाएं से किस स्थिति पे है भाई, अगर x की वैल्यू हम लोग ले लें तो ये 15th, ठीक है, बाएं से 15वां है। तो अब बताओ अभी की स्थिति में देखो, आगे क्वेश्चन छोड़ दो, अभी की स्थिति में देखो, अगर अभी की स्थिति में पूछा जाए कि कुल कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में, तो आपके होंगे x + y - 1, मतलब ये आ गया 39। टोटल अभी 39 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, लेकिन वो कह क्या रहा है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल 50 हो जाए पंक्ति में, कुल लड़के 50 हो जाए पंक्ति में। भाई 39 है, कितने और जोड़ो कि 50 हो जाए, तो 50 में से 39 घटा दो, 11 व्यक्ति और जोड़ दोगे, 11 लड़कों को अगर आप और जोड़ दोगे तो पंक्ति में कुल कितने हो जाएंगे, 50 लड़के हो जाएंगे। ईजी सा क्वेश्चन था, आप आराम से इसको समझ पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर ले हम लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की एक कतार में रोहित का स्थान बाएं से 7वां तथा मोहित का स्थान दाएं से 12वां है। जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तब रोहित बाएं से 22वां हो जाता है, तो कतार में कुल लड़कों की संख्या बताइए। देखिए अभी का हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें क्या था, कोई एक पर्सन था, कोई एक इंसान था, उसी की स्थिति दाएं और बाएं छोर से दी जाती थी या ऊपर और नीचे से दी जाती थी। इस क्वेश्चन में 2 लोग आ गए हैं, 2 लोगों की 2 स्थितियां दे रखी हैं। तब देखो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। होता क्या है, जब स्थान बदलते हैं ना, स्थान बदलते हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम पिछले इसी वाले फॉर्मूले से उत्तर निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें किसी उनमें जो 2 लोग हैं जो अपना स्थान बदल रहे हैं उनमें से किसी एक इंसान की स्थिति दाएं और बाएं दोनों से पता चल जाए, किसी एक स्थान की स्थिति दाएं या बाएं दोनों से पता चल जाए, या किसी एक स्थान कोई भी एक आपका प्लेस हो उसकी दाएं छोर और बाएं छोर से स्थिति पता चल जाए, तब भी उत्तर हम लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन से हम लोग चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। आइए समझते हैं। लड़कों की एक कतार में रोहित का स्थान बाएं से 7वां है। मान लो ये बायां छोर है, आपका बायां छोर है, और बाएं छोर से मान लो यहाँ पर रोहित है, ये रोहित है, बाएं छोर से रोहित की जो स्थान है, बाईं छोर से रोहित का स्थान 7वां है, 7th है, 7वां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा मोहित का स्थान दाएं से 12वां है, ये आपकी दाएं छोर है, मान लीजिए ये दाएं छोर है, और मोहित का स्थान दाएं से 12वां है। मोहित को कहीं भी ले सकते हो, मान लो हमने मोहित को यहाँ ले लिया, ठीक है, ये मोहित है, और मोहित का दाएं से जो आपका स्थान है कौन सा है, 12वां है, 12th प्लेस है, ठीक है, 12वां स्थान है, ठीक है। जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब रोहित की जगह मोहित आ जाए और मोहित की जगह रोहित, मतलब अब रोहित यहाँ आ गया और मोहित कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बात समझ पा रहे हो, रोहित की जगह कौन हो गया, मोहित हो गया, और मोहित की जगह कौन हो गया, रोहित हो गया, बदल लेते हैं, तब रोहित बाएं से 22वां हो जाता है। अब रोहित की स्थिति बाएं से 22वीं हो जाती। तो मतलब आप देखो ये वाली जो स्थान रोहित अब तो यहाँ है, न्यू पोजीशन में रोहित यहाँ है, तो ये बाएं से किस स्थान पर रोहित है, 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। तो पूछ रहा है तो कतार में कुल लड़कों की संख्या बताइए। मैंने जैसा कि कहा था कि अगर आपको कतार में कुल लोगों की संख्या बतानी है तो किसी एक निश्चित स्थान की बाएं और दाएं दोनों से स्थिति मिल जाए तो काम आपका हो जाएगा। देखो जो ये स्थान है, इस स्थान की
बाएं से भी स्थिति पता चल गई और दाएं से भी पता स्थिति चल गई, तो हम लोग आसानी से उत्तर निकाल लेंगे। ध्यान समझो, जब पहले प्रश्न में पहले भाग में कह रहा था कि मोहित का स्थान दाएं से 12वां था, तो इस स्थान की स्थिति दाएं से 12वीं थी। बदल के जब स्थान परिवर्तन हो गया तब कह रहा है कि बाएं से रोहित आपका 22वें स्थान पर है, और रोहित कहाँ बैठा है, जहां पहले मोहित बैठा था। तो इस स्थान की स्थिति हमें दाएं और बाएं दोनों तरफ से पता चल गई, तो कुल लोगों की संख्या हम बता सकते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है, दाएं बाएं -1, तो ये 22 + 12 -1, ये कितना आ जाएगा, 22 12 ये हो जाएगा 34 - 1 मतलब 33। कुल लोगों की संख्या आ जाएगी पंक्ति में 33। ठीक है, इस बात को आप क्लियरली समझ पाए होंगे। तो जब भी स्थान परिवर्तन हो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बात पे ध्यान रखना है कि किसी एक निश्चित स्थान की दाएं और बाएं दोनों छोर से स्थिति पता चल जाए, या ऊपर और नीचे दोनों छोर से स्थिति पता चल जाए, फिर आप वही x + y - 1 वाला फॉर्मूला लगाते हो और आराम से उत्तर निकाल लेते हो। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इतना बनाने और सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस आप एक बार प्रैक्टिस अच्छा कर लोगे तो क्वेश्चन देखते ही उत्तर कर सकते हो। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है जिससे आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, किसी पंक्ति में शुभम का स्थान बाईं ओर से 15वां है। कोई एक पंक्ति है, ये मान लो बायां छोर है, ये दायां छोर है। अब कह रहा है कि किसी पंक्ति में शुभम का स्थान बाईं ओर से 15वां है। मान लो यहाँ पर शुभम है और ये बाईं ओर से इसका स्थान देखा जाए तो 15वां है, 15th प्लेस पे है। तथा राहुल का स्थान दाईं ओर से 18वां है। राहुल है, कोई एक व्यक्ति है, मान लो राहुल, वह दाईं ओर से देखा जाए उसकी स्थिति तो 18वां है। अब पूछ रहा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको बताना पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप आंसर कब निकाल पाते हो, जब किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति की दोनों दिशाओं से या दोनों छोरों से, बाएं दाएं दोनों छोरों से स्थिति पता हो, तब उत्तर हम लोग कर पाते हैं। इस प्रश्न में देखिए, शुभम है ना, शुभम या राहुल दोनों की स्थिति आप देखो तो शुभम की स्थिति सिर्फ आपकी बाएं छोर से दी है, दाएं छोर से दी नहीं है। राहुल की स्थिति सिर्फ दाएं छोर से दी है, बाएं छोर से दी नहीं है। तो अभी आप उसका उत्तर नहीं निकाल पाओगे, इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाओगे। उत्तर कब निकाल पाते हो, जब किसी एक स्थान या व्यक्ति की दोनों छोरों से स्थिति पता हो, दोनों छोरों से स्थिति पता हो। अच्छा, मान लो अगर स्थिति न भी पता हो दोनों छोर से किसी इस स्थान की, तो कम से कम ये पता हो कि उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब उत्तर हम लोग बता भी सकते थे, क्योंकि दाएं से भाई आपका बाएं से इतने लोग, दाएं से यहाँ तक कितने लोग और प्लस इतने लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी बताता है कि किसी एक व्यक्ति की बाएं से और किसी एक व्यक्ति की दाएं से स्थिति बता के उन दोनों के बीच के व्यक्तियों की संख्या बता दे, तो भी उत्तर निकालने में हमें कठिनाई होगी। और वहाँ पर उत्तर दो तरीके से या दो संभावनाएं बनेंगी। एक संभावना बनेगा कि भाई अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बता दो इस पंक्ति में कितनी हो सकती है, और न्यूनतम भी, उसको मैं समझाने चल रहा हूँ, उसी को समझाने चल रहा हूँ। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप ज्ञात नहीं कर सकते, आप उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्या क्या चाहिए होता था इसके लिए, या तो ये मिल जाता कि किसी एक स्थान की दोनों छोर से स्थिति मिल जाती, या ये मिल जाता कि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, अगर ये भी मिल जाता इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब भी दो संभावनाएं बनती, उन्हीं पर चर्चा करने चल रहे हैं। अभी इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या अगर ऑप्शन में होता डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है, तो उसको आप टिक कर सकते थे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने देखा, जो कि अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए देखा। अब चौथे और पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इस तरीके की बात की गई, हम ले लेते हैं कुछ प्लेस, कितना भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N, ठीक है, कितने भी लोगों को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम्पल ही तो ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका दायां छोर, ये आपका बायां छोर है, ये आपका बायां छोर है। अब अगर आपसे ये कहा जाए दो व्यक्तियों की स्थिति या दो स्थानों की स्थिति एक बाएं और एक दाएं छोर से दी जाए और उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या बताई जाए, तब देखो दो केस बनते हैं, उन्हीं दोनों केस पे चर्चा करने चलते हैं। पहली बात देखिए, मान लो अगर ये कहा जाए कि F या E की स्थिति ले लेते हैं हम लोग, E की स्थिति अगर हम लोग लें E की, तो E की स्थिति अगर हम लोग लें बाएं छोर से, तो बाएं से
बाएं से 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर है, तो बाएं से पाँचवा है, बाएं से पाँचवा है ई, ठीक है। और एक कोई पर्सन ले लेते हैं, सपोज करो हम ले लिए एच, ठीक है, हमने एच ले लिया। एच की स्थिति अगर हम लोग दाएं से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर एच की स्थिति हम लोग दाएं से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दाएं से सातवें स्थान पर है, ये दाएं से सातवां है, ठीक है। आपको उनके बीच, मतलब आपसे क्या कहा गया कि एक पंक्ति में कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम मान लो ई है, ठीक है, ई बाएं से पाँचवें पर है, और उसी पंक्ति में एक व्यक्ति है एच, वो दाएं से सातवें स्थान पे है, दाएं से सातवें स्थान पर है। उनके बीच में दो लोग हैं, उनके बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो एक स्थिति तो ये बनती है, इस तरीके से आप बना दो, ठीक है, कि एच आपका दाएं से सातवें स्थान पर है, आपका ई बाएं से पांचवें स्थान पर है, और उनके बीच में कितने लोग हैं? तो दो लोग, ये दो लोग हमने बना दिए, ठीक है। इस तरीके की स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आप क्या कहो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये दायां छोर, ये बायां छोर। अब जो कह रहा था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा था कि बाएं से ई की स्थिति पांचवा, दाएं से एच की स्थिति सातवां, और दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो एक स्थिति तो ये बन रही है, इस तरीके से बना सकते हो डायग्राम। एक स्थिति इस तरीके से भी बना सकते हो, एक स्थिति इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो? ठीक है, ये इतना ज़्यादा ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हम लोग क्या कहें कि आपको ये नाम, इन नामों से कोई मतलब नहीं है, इन नामों से कोई लेना देना नहीं है, बीच में कौन है। हम लोग चाहे तो कोई एक स्पेसिफिक नाम भी ले सकते हैं, जैसे इसका नाम रोहित ले लें और इसका नाम ले लेते हैं शुभम, ये शुभम है, ठीक है। तो रोहित आपका बाएं ओर से पांचवा और शुभम दाएं ओर से सातवां है, और उन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं। तो एक स्थिति तो ये बन रही है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि रोहित बाएं से पांचवा, रोहित बाएं से क्या है? पांचवा। तो 1 2 3 4 5, तो रोहित बाएं से पांचवा है, ये रोहित है, रोहित की स्थिति बाएं से पांचवा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो शुभम है वो दाएं से सातवां है, ठीक है, दाएं से सातवां है। तो इस तरीके से देखो आप बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका मान लीजिए रोहित है ना, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका आर है ना, ये इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, ये आर, ये रोहित है, ठीक है। जैसे इसमें आर, ये रोहित है, ये शुभम एस है, ठीक है। तो बाएं से रोहित के स्थान को देखो तो 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर कौन है? रोहित। और दाएं से सातवें स्थान पर शुभम होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन हमें बीच में दो लोगों को लेना है, तो आपको एक स्थिति यहाँ पर और बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3, या फिर इस तरीके से ले हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये शुभम आ जाएगा, ठीक है। दो लोगों के बीच में लाना है तो शुभम को यहाँ पे लाना पड़ेगा ना। 1 2 लोग हो गए, और देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी सातवीं स्थिति पे शुभम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बायां छोर है, सॉरी दायां छोर है, ठीक है। फिर से बात को ध्यान से समझिए आप लोग। मैंने क्या कहा कि आपको जब इस तरीके की बात दे दी जाए कि किसी एक स्थान की बाएं से और किसी एक स्थान की दाएं से स्थिति दे दी जाए, और उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये संख्या दे दी जाए, तो दो कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन तो ये बन सकता है कि मान लो ये बाएं से रोहित आपका पांचवें पे है और दाएं से शुभम सातवां है, और उनके बीच में दो लोग हैं, तो इस तरीके से बना सकते हो। एक कैसे बना सकते हो? बाएं से रोहित पांचवें स्थान पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और दाएं से शुभम सातवें स्थान पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्थान पर है दाएं से शुभम, ठीक है। दाएं से सातवें पे, सातवां है कौन? शुभम, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हो एक तो स्थिति। अब दोनों कंडीशन में एक बात को अगर ध्यान से समझो आप, दोनों कंडीशन में देखो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। ये कंडीशन भी बन सकता है, ये कंडीशन भी बन सकता है। ये कंडीशन बनेगा मैक्सिमम नंबर के लिए, और ये बनेगा मिनिमम नंबर के। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या यहाँ से निकाल लोगे, पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या यहाँ से निकाल लोगे। अर्थात अगर आपको किसी पंक्ति में
किसी दो स्थानों की स्थिति दी हो, एक बाएं से और एक दाएं से, और उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या दी हो, तो दो कंडीशन बन सकते हैं, एक अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए पंक्ति में और एक न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए। चूंकि आपको बीच में स्थिति दी है, लेकिन आपको देखो दो कंडीशन बन सकते हैं ना, ओवरलैपिंग भी हो सकती है कि मतलब इसको क्रॉस करके दो लोगों के बीच में ये बैठा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को दोनों छोर से क्रॉस न करे और बीच में दो लोग हों। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या अधिकतम होगी, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम होगी। देखो मैं एकदम आराम से उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है, समय लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है, कुछ मैं सोच के नहीं आया हूँ, कोई स्पेसिफिक उदाहरण लेकर नहीं आया हूँ, कुछ सोच में दिमाग में नहीं लेकर आ रहा हूँ, जो है यहीं पर हमने आपको सिखाया है, अब समझाया है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर व्यक्तियों की संख्या दिखाई जाए कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग प्लस मध्य की संख्या, मध्य की संख्या, ये दोनों संख्याओं का योग मतलब दाएं से और बाएं से स्थिति जितनी है वो, और प्लस कितने बीच में है उनकी संख्या जोड़ लोगे तो ये अधिकतम पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आपको मिल जाएगी। और अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माइनस मध्य की संख्या, मध्य की संख्या प्लस 2, मध्य की संख्या प्लस 2। अब देखो ये कैसे फॉर्मूला आया, ये कैसे फॉर्मूला है, दोनों को समझो। मैक्सिमम में तो आप समझ रहे हो, देखो इधर से बाएं से आपका 5वां, दाएं से 7वां, तो 5 लोग इधर 7 लोग इधर और बीच में 2 लोग, तो टोटल जोड़ दोगे उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 धन 7 और धन 2, तो ये हो जाएगा 14। और देख लो 14 लोग होंगे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। लेकिन जब न्यूनतम पूछा जाए तब क्या कह रहा है, दोनों का योग, तो इधर से आपका 5 लोग, इधर से ये 7वां, इधर से ये 5वां, इधर से ये 7वां, तो 7 5 12, ठीक है। फिर माइनस करने को कर रहा है क्या, मध्य की संख्या, मध्य में कितने लोग हैं, 2 लोग, और प्लस 2 और, ठीक है। तो 7 5 12 में से 4 गया तो 8, और देखो इसमें 8 ही लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसे है इस बात को समझिए। देखो जब आप दोनों संख्याओं का योग कर रहे हो, मतलब 5 और 7, इनको इन दोनों स्थितियों को जोड़ रहे हो, तो 5 7 5 12 हो गया। अच्छा, जब इनको जोड़ रहे हो आप, तो देखो जब इधर से आप रोहित के पास गए तो देखो ये स्थान भी आपका आया, ये स्थान भी आया, ये भी स्थान भी आया और ये भी स्थान आया। जब इधर से आप रोहित के स्थान को देख रहे हो तो ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान आए कि नहीं। अच्छा, जब इधर से आप क्रॉस करते हुए शुभम की स्थिति पर आ रहे हो, तब देखो फिर से इसको आपने गिना, इसको भी गिना, इसको भी गिना और शुभम की स्थिति गिना। अर्थात ये चारों लोग जो हैं, ये जो चारों स्थितियां हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक की स्थितियां हैं, इनको आपने 2 बार काउंट किया, जब इसको और इसको आपने जोड़ा, जबकि काउंट आपको एक ही बार करना है। इसीलिए क्या करना होता है कि बीच की संख्या ये 2 हो गई, मतलब किसी और क्वेश्चन में 4 भी हो सकती है, तो बीच की संख्या और प्लस इन दोनों की स्थिति 2 लोग और ना, तो बीच की संख्या प्लस 2 करके उतना घटाना पड़ता है, एक बार क्या करना पड़ता है, घटाना। इधर से स्थिति, इधर से स्थिति जोड़ लिए, चूंकि ये आपके 2 बार आ रहे हैं तो आपको इनको घटाना पड़ेगा। तो मध्य की संख्या, मध्य में जितने भी हुए और प्लस ये दोनों लोग प्लस 2, ये आपको घटाना पड़ता है, तब आपको पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या मिलती है, तब पंक्ति में आपको न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या मिलती है। अब देखो इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन है, चौथे और 5वें नंबर को, इनको हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्या रहा है। एक पंक्ति में मुकेश का स्थान बाईं तरफ से 17वां तथा दिलीप का स्थान दाईं ओर से 16वां है, ठीक है, दाईं ओर से 16वां है, और इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हों तो पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताइए। अच्छा, अगर यहाँ पर ये न कह के पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या न कह के सिर्फ संख्या पूछा होता तो भी गड़बड़ बात होती। क्यों गड़बड़ बात होती, तब आपको ये ना पता चलता कि आप अधिकतम निकालना चाहते हो या मतलब पूछना क्या चाहते हैं, अधिकतम पूछना चाहते हैं, न्यूनतम पूछना चाहते हैं। आंसर आपका तब 2 होता, मतलब 2 आंसर आते अलग अलग। लेकिन यहाँ पर बता रखा है, साफ साफ बोल रखा है अधिकतम निकालना है, तो अधिकतम निकालने के लिए तो हमें पता है क्या करते हैं भाई, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग प्लस बीच की संख्या, प्लस बीच की संख्या, तब अधिकतम आ जाती है। देखो कह रहा है कि मुकेश का स्थान बाईं ओर से 17वां है, तो एक स्थान बाईं ओर से 17वां दिया है, तथा दिलीप का दाईं ओर से 16वां है, तो दोनों संख्याओं का योग निकाल दिया, दाईं 16वां, और इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या 7 है। तो आंसर कितना आ जाएगा ये पूरा भाई, 7 7 14 0, तो ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 40।
17 दूनी 34 और 6 40। ठीक है भाई, ये 40 लोग कुल आ जाएंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या आपकी 40 आ जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछता मिनिमम बताओ, ये तो टी मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम लोगों की संख्या, अगर टी मिनिमम पूछा, पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होते हैं, तब आप क्या निकालते, दोनों संख्याओं का योग ऋण बीज की संख्या प्लस 2, बीज की संख्या कितनी है 7 और प्लस 2, तो इसमें आंसर कितना आ जाता है 16 दूनी 32 एक 33 माइनस और ये 7 2 9। ठीक है, ये 6 घटाते 24 आ जाता। तो इसी पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 24 होगी और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 40 होगी। इस बात को गौर करिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें करना क्या है, अब न्यूनतम पूछ रहा है। एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाईं ओर से 25वां तथा श्याम का स्थान दाईं ओर से 15वां है और दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। देखो टी मिनिमम कैसे निकालते हो आप, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग प्लस बीज की संख्या माइनस बीज की संख्या प्लस 2, दोनों संख्याओं का योग माइनस बीज की संख्या प्लस 2, इससे निकालते हो। तो पंक्ति में राहुल का स्थान बाईं ओर से 25वां है, ठीक है, श्याम का दाईं ओर से 15वां है, तो दोनों संख्याओं का योग लिख लिया, माइनस बीज की संख्या कितनी है भाई, उन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं और प्लस 2, तो ये 25 और 15 40 और माइनस 8, ये आंसर आ जाएगा 32। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि अधिकतम बताओ कितने व्यक्ति हैं, अधिकतम टी मैक्सिमम पूछा होता, तो आप टी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग प्लस बीज की संख्या, प्लस बीज की संख्या, दोनों संख्याओं का योग मतलब 25 और 15 और प्लस बीज की संख्या कितनी है 6, तो यह आ जाता है 40 और 6 46 व्यक्ति। ठीक है, तो मैक्सिमम 46 और मिनिमम 32, हालांकि इसमें मिनिमम पूछा तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्थान क्रम परिवर्तन, उसमें हमने क्या सीखा कि अगर किसी एक निश्चित स्थान की या किसी एक व्यक्ति की दोनों छोरों से स्थिति दी गई हो, तब हम लोग कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जब अगर स्थान परिवर्तन की जाए, आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, तब कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि दोनों छोर से दो अलग अलग स्थानों या व्यक्तियों की आपकी स्थिति दी हो तथा उनके बीच की संख्या दी हो, उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या दी हो, तो दो स्थितियां बनती हैं, एक मैक्सिमम वाली, एक मिनिमम वाली। मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है दोनों व्यक्तियों की, मतलब दोनों संख्याओं का योग प्लस बीज की संख्या। मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला बनता है दोनों संख्याओं का योग माइनस ब्रैकेट में बीज की संख्या प्लस 2। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको। चलिए अब हम लोग वृत्तीय परीक्षण को समझते हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल के अराउंड जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है उसको समझते हैं। उसके लिए पहले डायरेक्शन को मैंने कल भी समझाया था, आज फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार मेज है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हैं और इस तरीके से बैठे हैं कि वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। जो भी व्यक्ति बैठा है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। अगर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं तो अगर सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं तो ये जो दिशा होगी ये दाईं दिशा होगी, ये दायां होगा। और ये आपकी देखो तो घड़ी की विपरीत दिशा है ना, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दायां होगा और घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायां होगा। ठीक है, अगर सभी के सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं तो दायां क्या होगा घड़ी की दिशा में और बायां क्या होगा बायां क्या होगा घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में दायां होगा। अगर इसका ठीक विपरीत हो जाए कि सभी व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हो, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हो व्यक्ति, तो आपका क्या होता था, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब आपका हो जाएगा दायां और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा आपका बायां। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान रखना है और फिर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन को पढ़ा कैसे जाता है। आप जहां से शुरू करो और जो आपके उसमें आपके जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसी पॉइंट्स को अगले पॉइंट के साथ रिलेट करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, आप एक बार फिर समझ लो, केंद्र की तरफ अगर अंदर की मुख करके बैठे हैं लोग तो घड़ी की विपरीत दिशा में दायां और घड़ी की दिशा में बायां। अगर केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे तो घड़ी की दिशा में आपका बायां और घड़ी की विपरीत दिशा में दायां हो जाएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में दायां और घड़ी की विपरीत दिशा में बायां, इस बात को आप समझ लो। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। एक ही क्वेश्चन आज हो पाएगा
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट के और भी क्वेश्चन देखेंगे, वृत्तीय क्रम परीक्षण के और सारे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को लेते हैं। कह रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लड़कियां हैं एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, ठीक है। हम लोग चाहे तो पहले से ही 6 बना सकते हैं स्थिति, या फिर ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मान लो 6 स्थिति हमने ले ली, ठीक है। अच्छा, जब प्रश्न में न कहा जाए कि अंदर की ओर बैठी है कि बाहर की ओर, ये न बताया गया हो कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं लोग या बाहर की ओर, तब आप मान के चलोगे कि अंदर की ओर ही मुख है। जब प्रश्न में न बताया हो तो आप मानोगे अंदर की ओर मुख करके लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बताया गया क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि सभी लोग अंदर की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, ठीक है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। तो आप वहां शुरू करते हैं, कॉमा के बाद या उसके बाद शुरू करते हो क्वेश्चन को पढ़ना। सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। तो अगर हम लोग यहाँ पर सुषमा को बना दें, अगर यहाँ तो सुषमा को हमने बनाया, सुषमा की स्थिति यहाँ दर्शाया, तो सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। तो आपको पता है कि केंद्र की ओर अगर मुख करके बैठे हो तो घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दायां होता है, और घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका बायां होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। सरिता जो कि सुषमा की बाईं ओर है, तो सुषमा की बाईं ओर यहाँ पर हमने बना दिया सरिता, ये सरिता है, ठीक है। सरिता तथा सुधा के दाईं ओर है। तथा किसके लिए आता है? और, तथा, एवं फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, जो कि, जो, ये सब सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो कह रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। तो सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। तो देखो दाईं ओर जाना है तो आपको नीचे की ओर है, तो यहाँ पर अगर सुधा होगी, अगर यहाँ पर सुधा होगी तभी तो सुधा के दाईं ओर कौन होगा? सरिता होगा। तो वही तो आपको सरिता होगी। ये तो कह रहा है सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। तथा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। तो सुधा के दाईं ओर कौन होगी? सरिता हो गई, ठीक है। आपको एंटी क्लॉकवाइज में दायां होता है। फिर कह रहा है सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता कहाँ है भाई? यहाँ। तो सरिता के सामने कौन है? शिल्पी है। तो बना दिया आपने, सरिता के सामने शिल्पी लिख दिया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है शिल्पी सरोज के बाईं तथा शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है और शोभा के दाईं ओर है। तो देखो शिल्पी शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा अगर यहाँ पर रहेगी, शोभा यहाँ रहेगी, तो तभी तो शोभा के दाईं ओर कौन होगा? शिल्पी होगी। और एक ही स्थान बचा, और वो आपको कह भी रहा है कि शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। तो सरोज अगर यहाँ पर रहेगी तो सरोज का बायां क्या हो जाएगा भाई? आपकी घड़ी की दिशा में बायां होता है, तो घड़ी दिशा में बायां हो जाएगा शिल्पी, ठीक है। ये आपका बायां हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सभी की स्थितियां स्थापित कर ली, सभी को आपको बैठा दिया, सभी लोगों को आपने बैठा दिया। अब उसके बाद भी ये कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती हैं, तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठेगी? सरोज किससे स्थान बदल रही है? सरिता से। सरोज स्थान बदल रही है सरिता से। सरोज कहाँ है भाई? सरोज यहाँ है। तो सरोज का स्थान बदल रहा है सरिता से, तो यहाँ सरिता हो जाएंगी और सरिता की जगह यहाँ पर सरोज हो जाएंगी। बदल दिया भाई, ठीक है। फिर कह रहा है शोभा सुषमा से। शोभा कहाँ है? यहाँ। और सुषमा कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएंगी शोभा सुषमा की जगह, और सुषमा की जगह यहाँ पर हो जाएंगी, शोभा की जगह पे यहाँ पर सुषमा हो जाएंगी। बाकी दोनों लोगों का, सुधा और शिल्पी का स्थान वही है। सुधा यही रहेंगी, शिल्पी यही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है? तो बताइए सरिता के सामने कौन बैठा है? तो सरिता के सामने कौन है? शोभा है। सरिता के सामने कौन है? शोभा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको जितनी बातें समझाई गई हैं वो क्लियरली समझ में आया। स्थान क्रम परिवर्तन भी हमने देखा स्थान क्रम परीक्षण में, और उसके बाद हम लोग ने वृत्ताकार वाले कॉन्सेप्ट को शुरू कर लिया है। एक क्वेश्चन किया है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा